नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इनका पेपर नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जहां पर भैया यूनिट 1 और यूनिट 2 को जो है वह अपलोड कर दिया गया है और हम इस वीडियो में यूनिट 3 पर बात करेंगे। ऐसे ही हम लोग यूनिट 4 और 5 को आज ही ख़त्म कर लेंगे शाम के रात 10 बजे तक, है ना। रात 10 बजे तक आपको ये 4 यूनिट और 5 यूनिट की जो वीडियो हैं रात 10 बजे तक आपको मिल जाएंगी, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता हो कि ज़्यादा वीडियोस जब अपलोड होती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाती आप लोगों के पास, तो ध्यान दे लीजिएगा। चैनल पर आप वीडियो लिस्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो बना दी गई है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन किए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वीडियो को शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो भी आप इन वीडियोज़ को देख सकेंगे। लेकिन आज के दिन में ये तीनों यूनिटें जो आपकी बची हुई हैं, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इनको मैं यहाँ पर आपको कवर कर दूँगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है सभी के लिए, और एक बार अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि भैया जो कि अपना एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार है वो बड़ा हो सके। और टारगेट तो यही है कि जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम चलें तब तक अपना परिवार कम से कम अर्धशतक लगा ले, यानी कि 43 के अपने पास होने वाले हैं अपने परिवार में लोग। 43,000 का जो परिवार है वो अपने साथ जुड़ने वाला है, होने वाला है, और केवल 7 के कम हैं तो अपने पास में क्या होगा, 50 के का परिवार आपके पास हो जाएगा। और आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि कितनी जल्दी अपने इस 50 के परिवार को आप लोग पूरा करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जैसे ही आपका 50 का परिवार पूरा होगा भैया थोड़ा अच्छा लगेगा, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे किन बच्चों के साथ में, अपने दिव्यांग बच्चों के साथ में, है ना, उनके साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और क्योंकि ये चैनल जो है खास करके उन्हीं को समर्पित है, तो हम उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी साथ में वहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों 50 के कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी, और वीडियोस जो आपके लिए अपलोड की जा रही हैं, चाहे वो HI के लिए अपलोड की जा रही होंगी या IDD के लिए, है ना। और कॉमन पेपर आपका IDD, HI और VI के स्टूडेंट का भी जो कॉमन पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। HI और IDD के लगभग सभी पेपर और VI का जो है वो कॉमन पेपर, तो इतना आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको अपने परिवार को 50 के पहुँचाना है, और एक बार सभी मित्रों तक, सभी सहपाठियों तक, घर के सभी सदस्यों तक जो भी आपके साथ में डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, सभी वीडियोज़ में मैं बहुत कम बोलता हूँ इसके बारे में, आपका उत्तरदायित्व है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, और अब लास्ट तक कोई भी लाइक, कोई भी सब्सक्राइब नहीं, आपका मन हो तो कीजिएगा, ना मन हो तो कोई बात नहीं। यूनिट 3.1 में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ASD, यानी कि जो हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, ASD के जो स्टूडेंट हैं, इनके हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इनका आखिरकार परिचय क्या है। और जब भी हम बात करेंगे स्वलीनता वाले बच्चों का परिचय की, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों की परिचय की, तो हम कहेंगे कि जो ये आपकी स्वलीनता है इसको हम लोग ऑटिज्म कहते हैं। और ये जो शब्द आपका ऑटिज्म है ये ऑटो शब्द से बना हुआ है, जो कि आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है अपने आप में खो जाना, या लीन हो जाना, अपने आप में खो जाना या लीन हो जाना। इसमें क्या होता है, बच्चे का व्यवहारिक, बच्चे का सामाजिक बोलचाल, है ना, बच्चे की भाषा, बच्चे का शारीरिक विकास, और बच्चे में सुनने की समस्या
क्योंकि वो आपसे अगर नज़रें नहीं मिला रहा है तो बच्चा आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा, मिला जुला रूप देखने को मिलेगा आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है गुच्छा, और स्पेक्ट्रम का मतलब है गुच्छा, यानी कि गुच्छे में सारी चीज़ें, बच्चे का व्यवहार, बच्चे का सामाजिक बोलचाल, बच्चे का भाषा, आंखें ना मिलाना, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। एक प्रकार का ऑटिज्म जो है वो गुच्छे के रूप में हम जिसको देख सकते हैं, जहाँ पर बच्चा सामाजिक समायोजन, मेल जोल, बातचीत करने में और एकाग्रचित होने में यानी कि जो काम उसको कराया जा रहा है वहाँ पर उसका मन जो है वो नहीं लगेगा, अपने कार्य को सही से नहीं करेगा। और ये जो है आपको 0 से 3 वर्ष में आपको ये देखने को मिलती है जो आपका ऑटिज्म है। इसके बारे में आप लोगों ने दोस्तों डिसेबिलिटी में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी ऑटिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कहेंगे हम, क्योंकि इसको हम लोग सबसे पहले किसके नाम से जानते थे, कैनर व्याधि के नाम से जानते थे, जिसको हम लोग कैनर व्याधि को कैनर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि स्वलीनता को हम लोग कैनर व्याधि या कैनर सिंड्रोम के नाम से भी जानते थे, क्योंकि लियो कैनर जी ने इसको सर्वप्रथम खोजा था और बताया था कि लगभग 10,000 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वलीनता से ग्रसित होते हैं, जिनमें संप्रेषण, सामाजिक सोच विचार, है ना, इनका व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। और ख़ास करके जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, है ना, जो आपके लड़के हैं वो प्रभावित होते हैं, और लड़कियां इससे कम प्रभावित होती हैं, ये देखने को मिला। कैनर ने क्या किया, लियो कैनर जी ने क्या किया, 1943 की बात है, इन्होंने क्या किया, बाल्टीमोर में क्या किया कि 11 बच्चों पर परीक्षण किया। जो बच्चे इन्होंने परीक्षण में लिए थे वो कैसे थे, मेंटल रिटार्डेशन थे, यानी कि मानसिक मंदता से ग्रसित थे। तो इन्होंने उनमें भावनात्मक रूप से जब कमी पाई तो इन्होंने कहा कि भैया हम इन बच्चों को कह सकेंगे कि ये बच्चे जो हैं वो कैनर सिंड्रोम के नाम से जाने जाएंगे। इनको हम कहेंगे इनमें भावनाओं का जो क्षमता है वो कम है, बच्चों में संप्रेषण करने की क्षमता कम है ना, नहीं कर रहा है बच्चा, तो इनको हम कैनर सिंड्रोम के नाम दिया, इनको कैनर सिंड्रोम के नाम से जाना, जो भी लक्षण बच्चे में देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर हम परिभाषा की बात कर लें यहीं पर, क्योंकि परिचय में सारी चीज़ें आती हैं, तो अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो वहाँ पर भी आपको परिभाषा के बारे में बताया था, कहा था अमेरिकन विकलांग अधिनियम 1990 की परिभाषा दी गई और कहा गया स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है, जिसको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बोल सकते हैं, विकासात्मक विकलांगता है। और ये एक बार होने के बाद में कह सकते हो कि इसकी जो स्थिति है वो हमेशा जो है दिन प्रतिदिन वो बढ़ती रहती है, यानी कि गंभीरता का जो स्तर है वो बच्चे का बढ़ता रहेगा। यहाँ पर बच्चा शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया, ये जो बच्चे का है वो प्रभावित होगा। और मैंने आपको बताया कि यह भैया 0 से 3 वर्ष के अंतर्गत होता है, जहाँ पर बच्चे का शैक्षिक निष्पादन है, बच्चे का जो शिक्षा है वो प्रभावित होगी। और बच्चे में का जो कह सकते हैं कि प्रायः बच्चों में जो भी लक्षण देखने को मिलेंगे, हो सकता है बच्चा बार बार चीज़ों को दोहरा रहा हो, बच्चा संवेदनाओं को प्रदर्शित ना कर पा रहा हो, संवेदी अनुभूतियाँ हो बच्चे को, या बच्चा दिनचर्या में अपने परिवर्तन ना करना चाह रहा हो, तो ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। और हम कह सकेंगे कि इसमें जो भावनात्मक कमी है बच्चे में वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे बच्चे का शैक्षिक निष्पादन जो है वो प्रभावित होता है। आखिरकार ये जो आपका ऑटिज़म है, इसमें जो आपकी स्थितियां होंगी एटिपिकल, एस्पर्गर, रेट्स और डिसइग्नेटिव डिसऑर्डर, तो ये स्थितियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि ये बच्चे आपसे नज़रें नहीं मिलाएंगे, और कुछ ऐसे आनुवंशिक कारण भी होते हैं जिससे आपका जो ऑटिज़म है वो हो सकता है, एचडी हो सकता है। खास करके अगर देखा जाए बच्चे में जन्म के बाद 0 से 3 वर्षों के दौरान ही होता है। कारण क्या होता है कि माता पिता के बच्चे पर ध्यान ना देना, बच्चे के साथ संप्रेषण ना करना, और बच्चे को एक
खिलौने के साथ में या लोगों के साथ में ना बिठाना, खिलौने के साथ में छोड़ देना। जहाँ पर बच्चा खिलौनों के साथ में अर्थपूर्ण ढंग से क्रिया करेगा और बच्चा क्या करेगा, आपकी जो चीज़ें उनको नहीं संभाल पाएगा, नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे बच्चा उन्हीं प्रतिक्रियाओं में ढल जाएगा। तो ये आपका ऑटिज़म के अंतर्गत ऑटिज़म का परिभाषा परिचय ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही जो भी वैज्ञानिक थे वो बताते हैं कि संभवतः या कोई ऐसा कारक है जो बच्चे को एचडी होने के लिए अधिक संभावित बनाते हैं, जिसमें पर्यावरण और आनुवंशिकी ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह निष्कर्ष निकाला जाएगा या निकाला गया है कि खसरा हुआ, रुबैला हुआ, ये जो है एचडी के बीच का कारण या संबंध इनमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आपके एचडी में, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। इसके बाद में कह रहा है जो आपका 3.2 है, 3.2 में किन चीज़ों को पूछा गया, बात करते हैं। तो कह रहा है कि आत्म केंद्रित यानी कि स्वलीन है ना, स्वलीन, जो स्वलीनता से ग्रसित बच्चे हैं उनमें संचार, बातचीत, विचार और व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे देखने को मिलेंगी, कैसे हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं इनमें हम कैसे चीज़ों को समझेंगे। तो कहेंगे भैया जो भी हमारे शिशु होंगे जो ऑटिज़म से अगर हमको लग रहा होगा कि बच्चे में स्वलीनता है, तो बच्चे की खासकर की उम्र क्या है इस पर हमें ध्यान देना होगा। बच्चा कहाँ पर चीज़ों को ध्यान केंद्रित कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है। शायद बच्चा आँखों से संपर्क ना कर रहा हो और माता पिता के साथ में विशिष्ट जो बातें हैं, जो संचार है, बच्चा ना कर रहा हो। जीवन के दूसरे और तीसरे विकसित वर्षों में ये आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें अगर बच्चे को सामाजिक जुड़ाव ना दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा, समाज से नहीं जुड़ पाएगा और बच्चे में क्या आ जाएगी, उदासीनता आ जाएगी, है ना। बच्चे में क्या आ जाएगी, उदासीनता आ जाएगी। तो क्या होगा, जब उदासीनता आ जाएगी तो बच्चे में जो संचार गतिविधियां हैं, परिवेश के साथ जो समानता है, बच्चे में दोहराव है ना, सामाजिक कामकाज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे की प्रभावित होंगी। और जब ये सारी चीज़ें बच्चे की प्रभावित होंगी तो बच्चा भैया सामाजिक बातचीत में भी जो है उसको कह सकेंगे कि पिछड़ापन महसूस होगा। जैसे बच्चे का नाम पूछने पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, कभी भी प्रतिक्रिया ना देना, बहुत देर बाद प्रतिक्रिया देना, बच्चे को गले लगाने पर, उसको पकड़ने पर बच्चे का विरोध करना, अकेले में ही बच्चा खेलना पसंद करता है ना। जो भी चेहरे की अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलती है। बच्चे में भाषा का विकास कम होने को देखने को मिलता है। शरीर का जो शारीरिक विकास है वो भी बच्चे में कुछ धीमा हो जाता है ना। और हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो आक्रामकता दिखाता है। अगर आप उसकी चीज़ों में परिवर्तन दे रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, तो भैया बच्चा क्या करेगा, आक्रामकता दिखाएगा और आपसे चीज़ों को कह सकते हैं कि अशाब्दिक संप्रेषण में भी जो भी है कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी। बच्चा अपने चेहरे के भाव नहीं आपको देगा। मान लीजिए बच्चा रो रहा है या हंस रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रो रहा है कि हंस रहा है ना। उसकी गतिविधियाँ उसको स्वयं नहीं समझ में आ रही होंगी, आप भी उसको नहीं समझ पाओगे। तो ये आपको 3.2 में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपका जो 3.3 है, 3.2 में बच्चे का जो भी व्यवहार कौशल, ऑटिज़म बच्चे का कम हो रहा था, संचार, बातचीत, व्यवहार, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे में कम देखने को मिलेंगी, है ना। इसके बाद में आपका जो 3.3 है, यहाँ पर बात कर रहा है जो भी तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं न्यूरो कॉग्निटिव जो थ्योरी है बच्चे की, या जो आपकी न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरी है, इसको कक्षा शिक्षण में हम कैसे ऑटिज़म बच्चों के सिद्धांत को हम इससे बता सकते हैं, जो कि आपकी तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जो कि आपका तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं यह
जो कि आपका तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक समूह है, ठीक है, जो हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि मस्तिष्क कैसे सूचनाओं को संसाधित करता है, कैसे सीखता है और याद रखता है। जो हमारा मस्तिष्क है सूचनाओं को कैसे संसाधित करेगा, कैसे चीज़ों को रखेगा और कैसे सीखेगा और कैसे उन चीज़ों को याद रखेगा। इन सिद्धांतों की कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता देखने को मिलती है, क्योंकि जो छात्र या आपके जो छात्र हैं वो कैसे सीखते हैं, कह सकते हैं कि कैसे इनको हम चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, सीखने के परिणाम में कैसे बढ़ावा मिल सकता है, इनको हम कैसे सूचनाओं को एकत्रित करा सकते हैं। ये आपका तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा रचनावादी सिद्धांत। रचनावादी सिद्धांत यह शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान, याद रखिएगा, यह शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण कराता है। जो भी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, रचनावादी सिद्धांत क्या करता है कि जो भी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, जो पहले से बच्चे ने सीखा हुआ ज्ञान है और उसके जो अनुभव हैं, उसके आधार पर बच्चे को सक्रिय रूप से उसकी समझ का निर्माण कराने में जो है रचनावादी सिद्धांत जो है वो उपयोगी है। इसके माध्यम से सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा, सक्रिय शिक्षण जो है वो प्रोत्साहित होगा और छात्रों को अपने मौजूदा ज्ञान पता लगाने और उसके संबंध को बनाए रखने में जो है अवसर मिलेगा और बच्चा जो है सीखने में आसानी दिखाएगा, आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। ऐसे ही आपका दूसरा क्या है, तो वो आपका है सूचना प्रसंस्करण। ये जो आपका सिद्धांत है ये बताता है कि मस्तिष्क किन कोडों के माध्यम से या किन कोड के माध्यम से, या जैसे कोई भी अगर हमें चीज़ों को याद रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई कोड का उपयोग करते हैं। तो मस्तिष्क हमारा किन कोडिंग के माध्यम से चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, भंडारण कर रहा है और कौन कौन से चरण उसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो भी कौशल बच्चा सीख रहा है, तो उसके लिए मस्तिष्क क्या कर रहा है। इसमें क्या होगा, जो भी शिक्षक होगा छात्रों को जानकारी बेहतर कोडिंग के बारे में बताएगा, उसका दोहराव कराएगा, उसकी जो तकनीकें हैं, अच्छी तकनीकें, विस्तारित तकनीकें, जिससे कि बच्चा सीख सके, उनको बच्चा उपयोग में लाएगा, शिक्षक लाएगा और शिक्षक जो है वो ऐसे पाठ को डिज़ाइन करेगा जहाँ पर बच्चा बहुत ही आसानी से जल्दी चीज़ों को सीख सके। ऐसे ही आपने अभी मैंने आपको यूनिट 2 में ही पढ़ाया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर गार्डनर जी की बात आई होगी, जिसमें गार्डनर ने कहा कि बच्चे की भाषाई, बच्चे की तार्किक, बच्चे की स्थानिक, संगीतिक और शारीरिक हुआ, कह सकते हैं कि बच्चे का पारस्परिक, अंतरावैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि, आपको 8 प्रकार की बुद्धियाँ देखने को मिली। इसके अंतर्गत जो भी बच्चा है उसकी सीखने की शैलियाँ और सीखने की जो शक्तियाँ हैं उसको पहचाना जाएगा और तब जाकर के बच्चे का हम समायोजन करा पाएंगे, बच्चे को एक समावेशी दृष्टिकोण जो है वो दिया जा सकेगा। बच्चे का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, जहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास की या सामाजिक विकास की, तो हम कहते हैं भैया बैंडूरा जी, तो यहाँ पर बच्चे की जो सामाजिक संपर्क है उसका, उससे संबंधित चीज़ों का अवलोकन किया जाएगा। शिक्षक को यह चाहिए कि बच्चे को सहयोगात्मक वातावरण के अंतर्गत रखे और बच्चे को सकारात्मक जो चीज़ें हैं उसका प्रोत्साहन दे सके और बच्चे को अवसर सिखाने में मदद मिल सके, बच्चे को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपका तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसमें अगर हम ऑटिज़म बच्चे की बात करें तो ऑटिज़म बच्चे के लिए एक आश्चर्यजनक डिग्री के रूप में इसको देखा गया है
जहाँ पर बच्चा अभिव्यक्ति, शरीर की भाषा, कार्यों और शब्दों की भावनाएं, अपने जो धारणाएं हैं बच्चे की, सहानुभूति, अनुभूतियां हैं बच्चे की, उनमें सब में कमी देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में हम उसके विचारों, उसके भावनाओं, इनको सबको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना, क्योंकि इनमें सब में क्या होता है, बच्चे में परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे ही हम लोग अगर बात करेंगे, जो कि आपकी एक 1995 में पुस्तक दी गई, माइंड ब्लाइंडनेस, एन एसे ऑन ऑटिज्म एंड थ्योरी ऑफ माइंड। इसको किसने दिया? इसको साइमन बैरन और कोहेन ने दिया। इसमें जो भी आपके ऑटिज्म बच्चे थे, इनकी केंद्रीय सैद्धांतिक अवधारणाएं, इनको देखा गया और इन्होंने प्रस्तावित किया, बैरन और कोहेन ने प्रस्तावित किया कि जो आपके ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं, इन्हें हम माइंड से भी, यानी कि जो भी मेंटल रिटार्डेशन है उससे भी पीड़ित मान सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि पहले से जो भी व्यक्ति कार्य को या संयुक्त रूप से नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर उसके मौलिक कदम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे और जो भी सोच है, इरादा है, विश्वास है, बच्चे में कमी देखने को मिलेगी। इससे बच्चा कह सकेंगे धीरे धीरे एक जो विश्वास है बच्चे का वो कम होगा और बच्चा जो भी चीज़ें हैं उनको धीमे से प्रकट कर पाएगा, धीरे में प्रकट कर पाएगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है, अगर हमें उसमें संगीत, स्मृति, गणना, इन सभी चीज़ों का उल्लेख चाहिए, अच्छा अगर कराना है, तो बच्चे को एक अत्यधिक चीज़ों को ध्यान दे करके जो भी उसका डेटाबेस है वो तैयार करेंगे और छोटे तत्वों में बच्चे को हम सीखने के लिए तत्पर करेंगे, जिससे बच्चा चीज़ों को अर्थ निकाल सके, चीज़ों को जान सके और भैया वो आगे बढ़ सके। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो कि आपका तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके यूनिट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यूनिट 3.4 की। और यूनिट 3.4 जो है वो ऑटिज्म बच्चे की संवेदी संस्करण की बात करता है, संवेदनाओं की बात करता है या संवेदी प्रसंस्करण की बात करता है। संवेदी प्रसंस्करण, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चे चीज़ों को स्पर्श करने में, जो भी हमारी संवेदनाएं हैं, चीज़ों को देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, है ना, यहाँ पर जो है स्वाद में, अपनी अनुभूतियों में, इनमें पिछड़ापन बच्चे का देखने को मिलता है। बच्चा सुनने में, देखने में, चखने में, है ना, इनमें जो है पिछड़ापन बच्चे में देखने को मिलता है, जिसमें दो इंद्रियां और आपकी जोड़ी गई, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव। जहाँ पर कह सकते हैं कि वेस्टिबुलर सेंस लोगों को संतुलन करने में मदद करता है, संतुलित करने में बच्चे को मदद करता है, और प्रोप्रियोसेप्टिव जो होता है वो बच्चे को जानने में मदद करता है, किसी भी चीज़ को जानने में मदद करेगा आपका प्रोप्रियोसेप्टिव, और जो आपका वेस्टिबुलर होगा वो बच्चे में संतुलन में मदद करेगा, जो भी क्रियाएं बच्चा कर रहा होगा उसमें संतुलन लाने में मदद करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ऑटिज्म बच्चों की 7 प्रकार की जो इंद्रियां बताई गई, उनकी 7 प्रकार की इंद्रियां बताई गई। इसमें बच्चा कहाँ पर कठिनाई महसूस कर रहा है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र संबंधी जो प्रक्रिया होगी वहाँ पर बच्चा देरी दिखाएगा, बच्चा संवेदी सूचनाओं को संसाधित नहीं कर पाएगा, एकीकृत नहीं कर पाएगा, और जो भी बच्चे का पर्यावरण है उसमें बच्चे की जो जानकारी है उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। इसमें बच्चे के लिए जो संवेदी सूचनाएं हैं उनको संसाधित किया जाएगा, जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, और बच्चे को कह सकेंगे कि हम लोग एक स्पर्श करके चीज़ों को, और हम कह सकेंगे बच्चे को हम लोग झूले के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि बच्चे को मोटर कौशल के माध्यम से, है ना, जो भी अगर हम कहेंगे स्पर्श करके, तो छूकर बच्चे को बनावट जो है उसको पहचानवा करके, जो कपड़े पहनना अगर बच्चा मना कर रहा है तो उसको ऐसे कपड़े देंगे जो भैया बच्चे के लिए कुछ खास हों, है ना, कुछ खास तरीके के कपड़े पहनवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चा बटन नहीं बंद कर पा रहा है
तो उसके लिए हम जो भी टी शर्ट वगैरह है उसका उपयोग करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें हाथ से की जा सकती है, उंगलियों से की जा सकती है, उनके बारे में हम बच्चे को सिखाएंगे। बच्चे को स्पर्श करके स्पर्श धारणा के बारे में बताएंगे, और बच्चे का जो अलगाव चिड़चिड़ापन है इसको हम लोग दूर करने में मदद करेंगे, क्योंकि बच्चा यहीं पर अतिसक्रियता दिखाता है। ऐसे ही आपका जो भी आपका वेस्टिबुलर सिस्टम होगा उसमें बच्चे का जो आंतरिक कान है उसके भीतर की जो संरचना है वहाँ पर संदर्भित करेगा। बच्चे में हम कह सकेंगे जो भी संवेदनशील चीज़ें हैं, जो भी बच्चा यहाँ पर उत्तेजना प्रकट कर रहा है, चलना, बच्चा दूसरे से बात करना, संवेदी तरीके से बच्चे के साथ कूदना, घूमना फिरना, है ना, इसमें अगर बच्चा उत्तेजना उत्पन्न कर रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे की ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम दूर कर सकें। तो ये आपका 3.4 में आता है। और ऐसे ही हम लोग 3.5 की अगर बात कर लें, 3.5 की बात कर लें तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी उम्र और अक्षमताओं के बीच में, उम्र और अक्षमताओं के बीच में सीखने की विशेषताएं, सीखने की विशेषताएं। देखिए, अगर बच्चा उम्र हो या अक्षमता है, अगर बच्चा चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा तो बच्चा बेहतर सीखेगा, कौशल हाँ सीखेगा। बच्चे को हम उसके स्तर के अनुसार अगर चीज़ों को सिखाएंगे तब भी बच्चा बेहतर सीखेगा, है ना। अगर बच्चे को हम अभिप्रेरित करेंगे, जिसको आप लोग कहते हो इंग्लिश में, बच्चे को अगर हम मोटिवेट करेंगे, है ना, बच्चे को अगर हम मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे, तब भी बच्चा बेहतर सीखेगा। तो उसके जब हम ध्यान अगर बच्चा देगा तो बच्चा कैसे ध्यान देगा, तो कहेंगे बच्चे को हम जो भी हमारा बच्चा है इसके लिए जो भी हम सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, और ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, ऐसी चुनिंदा सूचनाओं को एकत्रित करेंगे जिनमें हम बच्चे को उदाहरण दे करके, बच्चे को संवेदनाओं के माध्यम से, नई नई सूचनाओं के माध्यम से, बच्चे के हम कह सकते हैं बच्चे को दिखा करके, है ना, और उनको चीज़ों को अनुकूलित करके, बच्चे का भावनात्मक, बच्चे का सामाजिक, है ना, इन सभी चीज़ों को जो है वो हम प्रभावित करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चा कहाँ पर किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान उत्पन्न कर रहा है। तो जब हम इन चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, माता पिता के साथ चिकित्सक का भी ध्यान, भाई एक कोई विशेष शिक्षक आएगा या चिकित्सक आएगा, वो भी बच्चों पर ध्यान देगा। जब बच्चों पर ध्यान देगा तो ये सारी चीज़ें बच्चे को कैसे सरल तरीके से हम सिखा सकते हैं, जो भी बच्चे की संबंधित चीज़ें हैं उसका स्तर क्या है, उसका ध्यान किन किन चीज़ों में लग रहा है, कहाँ पर बच्चा पिछड़ापन महसूस कर रहा है। तो जो हमारे बच्चे होंगे इनको हम निरंतर इन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बच्चे कैसे हैं, ऑटिज़म बच्चे हैं, और ये जो विकासात्मक विकलांगता के अंतर्गत आएगा तो इसकी स्थिति जो है वो ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। तो ऐसे अध्याय या ऐसे पाठ को हम पढ़ाएंगे जो बच्चे के लिए अच्छा हो, जिसमें बच्चा ऐसे कौशल को कराएंगे जिसमें बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो, और जो भी हमारा ऑटिज़म बच्चा है इसको हम लोग समाज में जोड़ सकें। बच्चे को हम लोग मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर मोटिवेशन क्या है, किसी एक व्यक्ति की एक अवस्था के रूप में हम इसको जानेंगे, जहाँ पर एक निश्चित व्यवहार और निश्चित उद्देश्य बच्चा अगर पा रहा होगा। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप ऐसा करो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। लाइक करते हो जब आप लोग, तो मुझे क्या करता है भैया, मुझे अच्छा लगता है कि मान लो कि 3000 बच्चों ने देखा, और भैया क्या हुआ कि सभी बच्चों ने लाइक किया, या 3000 में से 2000 बच्चों ने लाइक किया,
तो मुझे क्या होता है, यहाँ से मोटिवेशन मिलता है और मैं क्या करता हूँ कि और अधिक और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा होगा कि भैया आप ऐसा करो, आप पढ़ लो, है ना, आप अपना डीएड स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट कर लो, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, आप शिक्षक बन जाओगे, आप टीचर बन जाओगे। तो यही चीज़ें एक ऑटिज़म बच्चे को भी प्रभावित करती हैं, प्रेरित करती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनको अगर हम मोटिवेट करेंगे तो इनमें एक नई ऊर्जा का विकास होगा। जब नई ऊर्जा का विकास होगा तो क्या होगा कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा, और जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा तो क्या होगा कि जो भी शारीरिक अवस्थाएं हैं, जो भी मानसिक दशाएं हैं, है ना, बच्चा यहाँ पर भी चीज़ों को बेहतर करेगा और बच्चे में जो है वो सामाजिक प्रेरणा का भी विकास होगा। बच्चा अपनी ऑटिज़म की स्थिति जो है उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधार सकेगा। हम लोग थ्योरीज ऑफ माइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, TOM जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत होगी कि दूसरे लोग अलग तरह से कैसे सोचते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, इसमें सटीकता दिखानी होगी। बच्चे का खेल कौशल, बच्चे का सामाजिक कौशल, बच्चा खेल रहा है तो अपने कम उम्र के साथ बच्चों के साथ खेल रहा है कि ज़्यादा उम्र के साथ बच्चों के साथ खेल रहा है, उसकी रचनात्मक सोच क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। खास करके जो बच्चे के दिन प्रतिदिन की चुनौतियां हैं, दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी और बच्चे के विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। हमारा ऑटिज़म बच्चा हो और चाहे हमारा बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, कोई भी बच्चे हो, उनकी ज़रूरतें, उनका संप्रेषित कौशल, मौखिक चीज़ें, सहानुभूति जो है उनके प्रति हम दिखाएंगे और भैया उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छे संचार कौशल की ओर, सामाजिक प्रेरणा की ओर आगे बढ़ाएंगे, जिससे वे अपने समाज में तालमेल को बढ़ा सकें। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट 3 जो है वो भैया यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप अच्छे से पढ़िए। यूनिट 4 और 5 आपको आज शाम तक ही आपकी जो वीडियो है रात 10 बजे तक अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप टेलीग्राम पर भी इसकी जो लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा, और क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा मुझे पता है, चौथी या पाँचवीं वीडियो का, अगर चौथी का चला जाएगा तो पाँचवीं वीडियो का आपका नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो लिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और रात 10 बजे तक आपकी ये चौथी और पाँचवीं यूनिट भी अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।